हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे नेशनलिज्म इन इंडो चाइना चैप्टर 2 क्लास 10th हिस्ट्री का। और इसका जो पहले वाला पार्ट है वो हम कवर कर चुके हैं। अब ये इस वाले पार्ट में हम स्टार्ट करेंगे हाइजीन, डिसीज़ एंड एवरीडे रेजिस्टेंस। तो जो एजुकेशन था हम लोगों ने पढ़ा था कि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट स्फेयर रहा था एवरीडे लाइफ का। और रिवॉल्यूशन में भी जो वियतनामीज़ लोगों ने रिवोल्ट किया था फ्रेंच के अगेंस्ट, वो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स थे और एजुकेशन के थ्रू उन्होंने किया था। अब और भी काफ़ी सारे वेज थे रिवोल्ट करने के, अपना एंगर दिखाने के लिए कि भाई हम आप लोगों से नाराज़ हैं। तो उसी का ही हम लोग कुछ आगे इंसिडेंसेस पढ़ेंगे। तो प्लेग स्ट्राइक्स हनोई। तो हनोई जो सिटी थी उसको जो फ्रेंच लोग थे इन्होंने काफ़ी इस तरीके से डिवाइड कर दिया था कि एक फ्रेंच वाला पार्ट था जिसमें फ्रेंच लोग रहा करते थे और एक पार्ट था जिसमें नेटिव वियतनामीज़ रहा करते थे। तो जो फ्रेंच वाला पार्ट था उसको बिल्कुल काफ़ी ज़्यादा मॉडर्न बनाया गया, उसको मतलब हनोई को रीबिल्ड किया गया। उसमें मॉडर्न आर्किटेक्चर, मॉडर्न इंजीनियरिंग स्किल्स और एक तरीके से पूरी मॉडर्न सिटी बनाई गई। और 1903 मॉडर्न पार्ट जो था हनोई का, उसमें क्या आ गया, बुबोनिक प्लेग आ गया। बुबोनिक प्लेग क्या था यह अब हम पूरा देखेंगे और उसमें क्या क्या हुआ उसकी वजह से वो देखेंगे। तो काफ़ी सारी जिस तरीके की बाकी सारे कॉलोनियल देश जो थे जिन्होंने दूसरे देशों पे शासन जमाया था, उन्होंने काफ़ी सारे मेजर्स लिए थे कि साफ़ सफाई की जाए और बीमारियों को कंट्रोल किया जाए। मगर ये जो था हनोई में, इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग सा और अजीब सा टर्न ले लिया था इस पूरे जो मेजर था साफ़ सफाई करने का और इम्प्रूव करने का इस टाइप में। तो इसमें क्या था कि पार्ट जो था फ्रेंच वाला जो पार्ट था हनोई का, वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर था और उसमें बहुत बड़े बड़े सीवर्स लगाए गए थे। मतलब जिससे जो घर का जो वेस्ट पानी होता है, यूज्ड पानी होता है, वो सीवर्स के थ्रू जाता है ना। तो जो सीवर्स वगैरह बनाए हुए थे वो सारे के सारे किस में थे, वो जो फ्रेंच वाला पार्ट था हनोई का जिसमें फ्रेंच लोग रहा करते थे, उसमें ही ब्यूटिफिकेशन हुआ था सिटी का और उसी में ये सारे के सारे सीवर्स बनाए गए थे। और जो नेटिव पार्ट था जिसमें उस देश के लोग रहते थे, वो तो इसी पूरी तरीके से पुराना ही था और उसमें कोई भी मॉडर्न फैसिलिटीज़ अवेलेबल नहीं थी। तो जो रिफ्यूज़ था ओल्ड सिटी का, मतलब जो पुरानी सिटी हुआ करती थी, उसका जो वेस्ट चीज़ें हुआ करती थी वो डायरेक्ट क्या होता था, नदियों में छोड़ दी जाती थी। और जब हैवी रेन्स, बहुत ज़्यादा बारिश आ जाती थी या फिर बाढ़ आ जाती थी, तो यही सारा का सारा जो पानी था वो सड़कों पर भर जाया करता था। और इसकी वजह से क्या हुआ कि जब बाढ़ में और बहुत ज़्यादा बारिश की कंडीशंस में सारी की सारी स्ट्रीट्स भर गई। तो स्ट्रीट्स तो ओल्ड हनोई वाली जिसमें मतलब नेटिव्स रहा करते थे और जिसमें ये जो फ्रेंच लोग रहा करते थे, दोनों में पानी भरा। और जो काम किया गया था ब्यूटिफिकेशन के लिए, हाइजेनिक कंडीशंस प्रोवाइड करने के लिए, उसी की वजह से बुबोनिक प्लेग फैल गया था। इसमें क्या था कि जो ये वाला पार्ट था फ्रेंच वाले पार्ट में काफ़ी बड़े बड़े सीवर्स थे और वो सीवर्स जो थे उसमें बहुत सारी जगह थी ताकि उसमें चूहे रह सकें। तो वो बन गया ब्रीडिंग ग्राउंड्स चूहों के लिए। और ये जो बड़े बड़े घर हुआ करते थे इन फ्रेंच लोगों के, इनमें काफ़ी सारा खाना भी मिल जाया करता था इन चूहों को। तो बहुत ही आराम से ये वहाँ पे खाना पीना खा करके और सीवर्स के थ्रू इधर उधर भागा करते थे। सीवर्स जो थे इनके लिए बहुत ज़्यादा अच्छा ट्रांसपोर्ट का सिस्टम बन गए थे कि कहीं से जहाँ से इनका मन करे वहाँ से ये लोग निकल जाया करते थे। तो इसकी वजह से प्लेग की बीमारी फैल गई थी। अब क्या हुआ, रैट हंट स्टार्ट हुआ कि भैया इतने सारे हो गए हैं ये जो चूहे हैं, अब इनको हटाया जाए। तो 1902 में क्या हुआ, जो फ्रेंच लोग थे उन्होंने हायर कर लिया वियतनाम के लोगों को और उनको पैसे देने लगे कि भाई तुम पैसे ले लो हमसे और इन जो चूहे इतने ज़्यादा फैल रहे हैं इनको मारो यहाँ से और मार करके भगाओ। तो क्योंकि क्या हो गया था कि बहुत सारे चूहे हो गए थे, थाउजेंड्स में इनकी गिनती हो गई थी। और जब इनको पेड वियतनामीज वर्कर्स जो है लगाए गए फ्रेंच लोगों के द्वारा, उसके बाद भी मतलब हज़ारों की तादाद में चूहे पकड़े जाते थे, मगर फिर भी इनका कोई अंत नहीं हो रहा था। जैसे बताते हैं कि 30 मई को लगभग 20,000 चूहों को मतलब कैच किया गया था, मगर फिर भी इनका कोई अंत नहीं हो रहा था। फिर क्या हुआ, इससे लोगों को इनकम का ज़रिया नज़र आने लगा इसमें कि भाई अगर हम लोग चूहे पकड़ेंगे तो हमें पैसे मिलेंगे। तो इन्होंने क्या करा कि चूहे पालने शुरू कर दिए और इनको प्रूफ दिखाना पड़ता था कि भाई ये चूहे हैं, मरा हुआ चूहा तो वो देखना पसंद नहीं करेंगे, तो चूहे की टेल देखा करते थे ये फ्रेंच पीपल। तो इन्होंने क्या किया, वियतनामीज लोगों ने चूहे की सिर्फ और सिर्फ पूंछ काट के ले जाके दिखानी शुरू कर दी ताकि इनका इनकम का जरिया बना रहे। और कुछ लोगों ने तो इनको पालना ही शुरू कर दिया चूहों को, ताकि उनकी पूंछ काट करके दिखा सके।
तो इसके लिए क्या हुआ कि भाई कोई मतलब तो निकल नहीं रहा था, चूहे तो ख़त्म हो नहीं रहे थे, तो फिर ये जो पैसे देने वाली बाउंटी सिस्टम था ना, बाउंटी मतलब पैसे दे करके मरवाना, ये वाला जो है चीज़ इन फ्रेंच लोगों ने ख़त्म की। तो इस चीज़ से हमें मतलब ये बात समझ में आती है कि मतलब एक डिफेंड करने का जो तरीका था, एक रेजिस्टेंस ऑफ वीक था, मतलब जो वीक लोग थे वियतनाम के, उन्होंने खुद को डिफेंड किया था। जो फ्रेंच की जो फोर्स्ड उन लोगों ने ज़बरदस्ती वहाँ पे लोग रह रहे थे और बाउंटी प्रोग्राम चला रखा था, मतलब एक तरीके से कॉलोनाइजेशन को रेजिस्ट करने का एक उन्होंने वे ढूंढ लिया था। कैसे कि भाई तुमको हम यहाँ एक तरह से रहने नहीं देंगे, हम तुमसे पैसे भी कमा लेंगे और मतलब चूहे भी नहीं पकड़ के देंगे, ख़त्म भी नहीं करेंगे। तो फिर क्या हुआ, ये जो सिविलाइजिंग मिशन था ना, जिसके नाम पर फ्रेंच आया था कि हम तुम लोग को सिविलाइज करेंगे, ये कहीं धुंधला पड़ता हुआ दिखाई दे रहा था, क्योंकि इन लोगों ने वहाँ जाकर के भी फ्रेंच कॉलोनीज़ जो बनाई वियतनाम में, वो तो इतनी अच्छी बना दी थी, और जो वियतनामीज़ नेटिव लोगों की कॉलोनीज़ थी वो तो बहुत ही गंदी हुआ करती थी, जिसकी वजह से क्या हुआ, पूरे के पूरे हनोई में बुबोनिक प्लेग फैल गया था। तो अब आगे पढ़ते हैं हम रिलीजन एंड एंटी कोलोनाइजेशन। अब जो धर्म था और एंटी कोलोनाइजेशन, मतलब ये जो कॉलोनी बना के रह रहे थे ना, साम्राज्यवाद, इसके खिलाफ क्या लड़ाई थी और किस तरीके से चीज़ें आगे बढ़ी। तो ये लोग जो कॉलोनी बना के रह रहे थे, ये लोग का जो असर था ना इन लोगों का, सिर्फ पब्लिक लाइफ पे नहीं था कि मतलब हमारे देश में क्या चल रहा है, ये लोगों की प्राइवेट लाइफ में भी मतलब दखल डालना चाहते थे। तो फ्रेंच ने जो ऑक्यूपाई किया था, हथियाया था वियतनाम को, वो मिलिट्री की सहायता से कराया हथियाया था, मगर इनका ये मन था कि लोगों की सोशल और कल्चरल लाइफ को भी चेंज किया जाए। सोशल लाइफ का मतलब होता है हम जो आम दिनचर्या में जो सारे काम करते हैं, सोसाइटी में अपने समाज के लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, वो हमारी सोशल लाइफ हो गई। कल्चर क्या हो गया, हम ये जो त्यौहार मनाते हैं, अपने धर्म को मानते हैं, ये हमारा कल्चर होता है। तो फ्रेंच लोगों ने हमारे लिए मतलब वहाँ के वियतनाम के लोगों के सोशल और कल्चरल लाइफ में भी दखल देने की कोशिश की। वियतनाम में जो उस समय पे सबसे ज़्यादा डोमिनेंट रिलीजन हुआ करता था, मतलब जो सबसे ज़्यादा लोग रिलीजन को माना करते थे, वो थे बुद्धिज़्म या फिर कन्फ्यूशियनिज़्म, और बाकी सारी कुछ लोकल प्रैक्टिसेस को मिला करके। फ्रेंच लोग जब आए तो इन्होंने क्रिश्चियनिटी को इंट्रोड्यूस किया वहाँ पे, और बहुत सारे फ्रेंच मिशनरी ने काफ़ी सारे लोगों को क्रिश्चियन बना दिया था, क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर दिया था। तो जो फ्रेंच लोग थे और ये जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, ये लोग को अच्छा नहीं लगता था, जो वियतनामीज़ लोग हैं ये जो नेचुरल चीज़ें हैं या फिर सुपर नेचुरल चीज़ें जो हैं इन पे बिलीव करते हैं, इनको पसंद नहीं था। अब इसमें हमें आगे बताते हैं कि 18th सेंचुरी से काफ़ी सारे रिलीजियस मूवमेंट्स स्टार्ट हो गए थे, जिन लोगों को पसंद नहीं था कि वही फ्रेंच लोग या फिर बाहर की ताकतें हमारे देश में आकर के हमारे देश के लोगों के कल्चर को, रिलीजन को क्यों बदलना चाहते हैं। तो काफ़ी सारे लोगों ने इनके लिए काफ़ी मूवमेंट्स वगैरह चलाए थे। तो एक स्कॉलर्स रिवॉल्ट हुआ था 1868 में, किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द स्प्रेड ऑफ क्रिश्चियनिटी, और इसको किसने लीड किया था, लेड बाय ऑफिशियल्स ऑफ इम्पीरियल कोर्ट who were angered by spread of Catholicism एंड फ्रेंच। मतलब जो कैथोलिक लोगों को बनाया जा रहा था, कन्वर्ट किया जा रहा था उनका रिलीजन, और उनको फ्रेंच भाषा वगैरह सिखाई जा रही थी, इसके खिलाफ जो इम्पीरियल कोर्ट में, मतलब कोर्ट में जो लोग ऑफिशियल काम करते थे, उन लोगों ने इसके खिलाफ आंदोलन चलाया था, और इसलिए इसका नाम पड़ा था स्कॉलर्स रिवॉल्ट, क्योंकि पढ़े लिखे लोगों ने इसके अगेंस्ट, जो फ्रेंच लोग क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट कर रहे थे लोगों को, इसके अगेंस्ट रिवॉल्यूशन चलाया था। और ये अपराइजिंग हुई थी काफ़ी ज़्यादा, और मतलब दंगे हो गए थे इसकी वजह से, और काफ़ी सारे जो कैथोलिक्स लोग जो थे उनकी हत्या कर दी गई थी। तो जो कैथोलिक मिशनरीज फिर भी क्या हुआ, एक्टिव रहे काफ़ी सारे लोगों को कन्वर्ट कराने में। 17th सेंचुरी की अगर हम बात करें, और 17th सेंचुरी में जब ये लोग आए थे, और तब से 18th सेंचुरी में इन लोगों ने लगभग 30,000 लोगों को कन्वर्ट करा दिया था। सॉरी 30,000 नहीं, 3 लाख लोगों को कन्वर्ट करा दिया था। तो काफ़ी सारे मूवमेंट्स जो है वो चलाए गए थे लोगों के द्वारा कि भाई हमारा रिलीजन मत ख़राब करो, और हम नहीं मतलब हमें नहीं बदलना चाहिए क्रिश्चियनिटी में, हमें अपना ये बुद्धिज़्म या फिर कन्फ्यूशियनिज़्म जो हम फॉलो करते हैं, अपनी लोकल प्रैक्टिसेस को ही फॉलो करना चाहिए। और इस तरह के काफ़ी सारे रिलीजन जो है वो चलाए गए थे। तो रिलीजन नहीं, सॉरी, रिवोल्ट चलाए गए थे रिलीजन को बचाने के लिए अपने। तो ये क्या होता है फिर आगे, कि जो वियतनाम के जो एलिट थे, मतलब जो पढ़े लिखे लोग थे, अमीर लोग थे, वो चाइनीज़ में एजुकेटेड थे, चाइनीज़ चीनी भाषा बोला करते थे, और माना करते थे कन्फ्यूशनिज़म को, और काफ़ी सारे जो लोकल बिलीफ्स थे वो भी माने जाया करते थे। तो यही इसमें बताया गया है इस वाले पैराग्राफ में। फिर जो मूवमेंट्स चलाए गए कि भाई हमें
अपना रिलीजन नहीं बदलना है, आप हमारी कल्चरल लाइफ में दखलंदाजी मत करिए। इस तरीके का एक रिलीजन चलाया गया हुआ हाउ के द्वारा, जो स्टार्ट हुआ था 1939 में, और काफ़ी ज़्यादा उसने गेन कर ली थी पॉपुलैरिटी, काफ़ी पॉपुलर हो गया था। कहाँ पर? जो फर्टाइल मेकोंग डेल्टा वाला एरिया है। फर्टाइल का मतलब होता है उपजाऊ, जहाँ पर अच्छी खेती की जा सकती है। तो मेकोंग डेल्टा, मेकोंग एक रिवर है वियतनाम में, तो मेकोंग डेल्टा वाला जो रीजन था, उस वाले रीजन में ये वाला जो मूवमेंट है हुआ हाउ का काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। और ये एंटी फ्रेंच अपराइजिंग, मतलब जो फ्रेंच के खिलाफ, एंटी का मतलब होता है खिलाफ होना, तो जो एंटी फ्रेंच अपराइजिंग को फैलाने में 19th सेंचुरी में काफ़ी ज़्यादा जो पॉपुलर हेल्प की थी इसने, इस मूवमेंट ने। तो इस मूवमेंट के जो फाउंडर थे हुआ हाउ मूवमेंट के, इनका नाम था ह्यूना फू सो। ये वियतनामीज़ नेम है, सॉरी गलत प्रोनाउंस कर रही हूँ। तो ह्यूना फू सो इन्होंने चलाया था ये वाला जो पूरा मूवमेंट था। ऐसा ये लोग मानते थे वहाँ के लोग कि ये जो है ये बहुत सारे मिरेकल्स, जादू वगैरह परफॉर्म करते हैं और गरीब लोगों की हेल्प करते हैं। और उन्होंने काफ़ी ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया था जो यूज़लेस, मतलब बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर खर्चा किया जाता है काफ़ी सारी चीज़ों पर। और इन्होंने अपोज़ किया था ये जो थे हुआ हाउ कि जो ब्राइड होती है, जो दुल्हन होती है, जो चाइल्ड ब्राइड को बेचा जाता है, और जुआ जो खेला जाता है, गैम्बलिंग की जाती है, अल्कोहल और ओपियम, अल्कोहल का मतलब होता है शराब, ओपियम का मतलब होता है अफीम, तो इन सब चीज़ों के इन्होंने खिलाफ बोला था। फिर जो है फ्रेंच लोग जो, मतलब फ्रेंच जो अथॉरिटी थी वहाँ पर, उन्होंने ये ट्राई किया, इनको जो हुआ फूसो, ये जो है पूरा का पूरा मूवमेंट जिन्होंने इसे इंस्पायर किया है, उनको ये डिक्लेयर कर दिया जाए कि भाई ये तो पागल है। मगर जिस मेंटल असाइलम में उनको भेजा गया था पागल प्रूफ करने के लिए, और जिस डॉक्टर को जिम्मेदारी दी गई थी कि इसे पागल प्रूफ कर दो, वो डॉक्टर ही इनका फॉलोअर बन गया था। और फिर क्या हुआ भाई, डॉक्टर ने भी कह दिया ये पागल नहीं है, बिल्कुल सही है, तो फिर इनको क्या भेज दिया गया, लाओस में भेज दिया गया था। और इनके जितने भी फॉलोअर्स थे उनको कंसंट्रेशन कैंप्स में भेज दिया गया था। कंसंट्रेशन कैंप में मतलब ऐसा होता है कि जहाँ पर किसी प्रिजनर्स को भेज दिया जाता है बिना किसी कारण के, विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, मतलब कोई लॉ में कुछ नहीं लिखा है कि ऐसे लोगों को उठा के डाल दो, मगर डाल दिया जाता है। वहाँ पे उन लोगों को काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर किया जाता है उन लोगों को, और काफ़ी बुरा उनके साथ किया जाता है। वो होते हैं कंसंट्रेशन कैंप्स। अब इसी तरीके के जो मूवमेंट्स थे ना, वो काफ़ी सारे मूवमेंट्स पूरे देश में चलाए गए थे। जो नेशनलिस्ट पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, मतलब जो पूरे नेशनल लेवल पे पॉलिटिकल पार्टीज़ हुआ करती थी, वो इनके वेज को, जो लोकल मूवमेंट्स होते थे, इनके वेज को बहुत ज़्यादा सपोर्ट तो नहीं करती थी, मगर ये मूवमेंट्स उन बड़ी पार्टीज़ के जो आंदोलन को फैलाने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हुआ करते थे। अब नेक्स्ट आता है हमारा इसमें विजन ऑफ मॉडर्नाइजेशन। जो हमारा मॉडर्नाइजेशन टर्म है, हमारे देश में भी हम यूज़ करते हैं कि मॉडर्न बनो। तो मॉडर्नाइजेशन है क्या? मॉडर्नाइजेशन की डेफिनेशन क्या है? क्या मॉडर्नाइजेशन का मतलब सिर्फ यही है कि हम जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, जैसे कि यूएसए, यूरोप, जर्मनी वगैरह, ये सब जो लोग काम करते हैं हम उसमें कन्वर्ट हो जाएं, मॉडर्नाइजेशन इक्वल्स टू वेस्टर्नाइजेशन? क्या ऐसा होता है? या फिर ऐसा ये होता है कि हम लोग के जो पुराने आइडियाज़ थे, प्रैक्टिसेस थे, जिनमें कमियां थी, उन कमियों को हटा करके हम जो नया तरीका है, साइंटिफिक जो थिंकिंग है, हम उसको लेकर के आए? तो मॉडर्नाइजेशन होता क्या है, ये हम लोगों से पूछा गया है। तो इसमें क्वेश्चन हमसे पूछते हैं कि क्या ये नेसेसरी है कि हम वेस्ट को कॉपी करें? दूसरा, ये हमसे बोला जाता है कि क्या वियतनाम जो है अपनी जो चीज़ें हैं, जो अपना रिलीजन है, उसको ही थोड़ा सा उससे ही सीख के और उसमें ही कुछ चीज़ों में बदलाव करके क्या हम लोग मॉडर्न नहीं हो सकते हैं? तो इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब हमें बताते हैं कि लेट 19th सेंचुरी में रेजिस्टेंस जो था फ्रेंच डोमिनेशन के अगेंस्ट, वो काफ़ी ज़्यादा फैलाया गया। मतलब जो फ्रेंचों का कब्ज़ा था उनके देश पर, वियतनाम पर, उसके खिलाफ काफ़ी ज़्यादा रेजिस्टेंस हुआ, काफ़ी विद्रोह हुआ। तो ये कन्फ्यूशन जो हमने पढ़ा था, एक रिलीजन होता है, इसके एक स्कॉलर थे, इसके एक विद्वान थे, उन्होंने काफ़ी सारी एक्टिविटीज़ चलाई इनके खिलाफ, फ्रेंच लोगों के, जो एजुकेटेड थे कन्फ्यूशियन ट्रेडिशन में। उनका नाम था फान बुई चाओ। फान बुई चाओ एक नेशनलिस्ट थे, मतलब वो पूरे एक नेशनल लीडर थे, और इन्होंने काफ़ी ज़्यादा काम किया फ्रेंच लोगों के खिलाफ। उनका ये मानना था कि जो है हमारा जो रिलीजन था, हमारा जो कल्चर था पहले, वो जो चाइनीज़ कल्चर से काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस था, एलिटिस्ट था। मतलब जो एलीट लोग थे, जो राजा महाराजा हुआ करते थे, वो देश को चलाया करते थे, वही जो चीज़ थी वही काफ़ी अच्छी थी, और इसीलिए हमको उसी जगह पर वापस चला जाना चाहिए। तो फान बोई चाओ ने एक बुक भी लिखी थी
जिसका नाम था द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम। तो इसमें पूरा बताया गया था कि किस तरीके से वियतनाम का जो कल्चर था वो पहले हुआ करता था और अब कितना ज़्यादा लॉस हो गया है और हम लोगों को उन्हीं चीज़ों के पास वापस चले जाना चाहिए। तो ये काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस में लिखते हैं। ये जो है बुक जो है काफ़ी ज़्यादा बेस्ट सेलर बनी थी, काफ़ी फेमस हो गई थी, काफ़ी खरीदी गई थी वियतनाम में और चाइना में, और इस पर एक प्ले भी बना दिया गया था। तो बुक है, यही होता है बुक में कि फोकस किया था इस बुक ने, ये जो थी द हिस्ट्री ऑफ लॉस ऑफ वियतनाम की, लॉस ऑफ सोवर्निटी। सोवर्निटी का मतलब होता है कि हम सबसे ऊपर हैं, मतलब हमारे देश के लोग सबसे ऊपर हैं, हमारा देश स्वतंत्र है और हमारे देश की जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है उससे ऊपर कोई भी नहीं है। जैसे कि हमारा देश इंडिया भी एक सोवरेन नेशन है, मतलब हमारे देश हम जो चाहें हम वो कर सकते हैं, कोई हमारे ऊपर नहीं है कि वो हमें ऑर्डर देगा तब हम कोई काम करेंगे, तो वो होता है सोवरेन। और इन्होंने क्या कहा, दूसरी चीज़ क्या थी जो वियतनाम ने लूज़ कर दी थी, वो थी सीवरिंग ऑफ टाइज विथ चाइना, मतलब चाइना के साथ जो टाइज थे वो ख़राब हो गए थे। तो ये चाहते थे कि जो एलिट्स हैं दोनों कंट्रीज़ के, उनका कल्चर शेयर है, एक जैसा कल्चर है, तो हम लोगों को पहले जैसा कल्चर फिर से अपना लेना चाहिए। तो एक और नेशनलिस्ट थे जिनको फान बोई चाओ के जो आइडियाज़ थे वो बिल्कुल भी पसंद नहीं थे, वो काफ़ी ज़्यादा डिफ़र करते थे इनके आइडियाज़ से। वो थे त्रिन फांचू त्रिन। तो ये इनको मोनार्की का मतलब होता है राजा और महाराजा का रूल, राजा रानी का। वो जो ये फांचू त्रिन थे, ये फान बोई चाओ के व्यूज़ से संतुष्ट नहीं थे। ये फांचू त्रिन जो थे ये कहते थे कि भाई मोनार्की सही नहीं है, हम लोगों को एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनानी है। डेमोक्रेटिक क्या होता है, जिसका जो शासक होता है, जिसका जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट होता है वो लोगों के द्वारा चुना गया होता है। रिपब्लिक का मतलब होता है कि वो कोई राजा महाराजा नहीं है, डायरेक्टली इलेक्टेड है। जैसे कि आप अगर एग्जांपल है, ब्रिटेन एक डेमोक्रेसी तो है मगर ब्रिटेन एक रिपब्लिक नहीं है, वो एक मोनार्की है वहाँ पे, क्योंकि जो हेड ऑफ गवर्नमेंट है वो एक क्वीन होती है। तो ये जो थे ये फान चूत्रेन ये चाहते थे कि वियतनाम डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बने। वो काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड थे वेस्टर्न कल्चर से, मगर वो पूरी तरीके से वेस्टर्न कल्चर को सही भी नहीं मानते थे, क्योंकि उन्होंने देखा था कि वेस्टर्न कल्चर में क्या आइडियाज़ हैं, कि आइडियाज़ ऑफ लिबर्टी, इक्वालिटी, है ना, रिवॉल्यूशनरी आइडियाज़ थे। वो क्या कहाँ से स्टार्ट हुए थे लिबर्टी का आइडिया? फ्रेंच से, मगर फ्रेंच लोगों ने तो खुद ही वियतनाम को गुलाम बनाया हुआ था। तो इस तरीके से उनको लगता था कि ये जो दोगलापन है ये सही नहीं है। वो क्या चाहते थे कि फ्रेंच लोग यहाँ पे सेटअप करें एजुकेशन के इंस्टीट्यूशन, लीगल और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, एग्रीकल्चर को डेवलप करें और इंडस्ट्रीज़ को भी डेवलप करें, वो ऐसा चाहते थे। फिर अब आगे आता है अदर वेज ऑफ बिकमिंग मॉडर्न, चाइना एंड जापान। तो सिर्फ मॉडर्नाइजेशन का मतलब ये तो नहीं होता कि वेस्ट को फॉलो किया जाए, तो इसमें वियतनाम में लोग चाइना और जापान की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा देखा करते थे मॉडर्नाइजेशन की अगर हम बात करें तो, क्योंकि अर्ली वियतनामीज नेशनलिस्ट जो थे उनके काफ़ी ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप थे जापान और चाइना के साथ, और जो वो सिर्फ फ्रेंच की तरफ नहीं देखते थे या फिर वेस्ट की तरफ नहीं देखते थे मॉडर्नाइजेशन के लिए, वो जापान और चाइना की तरफ भी देखा करते थे। और ये जो अर्लियर नेशनलिस्ट थे इन लोगों ने एक एशियन नेटवर्क ऑफ रिवॉल्यूशनरी बनाने की मतलब कोशिश की थी कि एशिया के जितने भी लोग हैं वो आपस में जुड़ के आएँ और अपने देशों को आज़ाद करवाएं, इस टाइप का कुछ। तो जो फर्स्ट डिकेड था 20th सेंचुरी का, मतलब 20th जो सेंचुरी थी उसके जो पहले के 10 साल थे उसमें गो ईस्ट मूवमेंट जो था वो काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गया था। लगभग 300 वियतनामीज स्टूडेंट को भेजा गया जापान, ताकि वो जो मॉडर्न एजुकेशन है उसमें पढ़ाई कर सकें। और सबका जो ज़्यादातर लोग थे जो पढ़ने गए थे वहाँ पर जापान, उनका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव होता था कि जो फ्रेंच लोग हैं इनको किस तरीके से वियतनाम से बाहर निकाल के फेंका जाए। जो पपेट एम्परर है, पपेट का मतलब होता है कठपुतली, कठपुतली जैसी जो सरकार है जो सिर्फ और सिर्फ एम्परर है जो राजा है वो फ्रेंच की बात सुनता है, इसको हटा करके जो पहली डायनेस्टी थी नगुयन डायनेस्टी उसको वापस बिठाया जाए। और जो नेशनलिस्ट लोग थे वो देखते थे कि जो फॉरेन आर्म्स और हेल्प उनको मिल सके, मतलब विदेशी लोगों से हथियार और विदेशी जो लोग हैं मतलब विदेशी एशियंस जो हैं जैसे कि जापान हो गया, चाइना होगी, इनकी हेल्प वो लेना चाहते थे और ये फ्रेंच लोगों को बाहर निकालना चाहते थे देश से। तो इसी तरीके से वो चाहते थे कि जो जापानीज़ लोग हैं वो उनका साथ दें। तो जापान ने जिस तरीके से मॉडर्नाइजेशन अपने देश में लाया था और 1907 में जापान ने रशिया को हरा दिया था, तो इसकी वजह से कि पूरा का पूरा जो एशिया है वो काफ़ी इंस्पायर हुआ था कि जब जापान एक एशियन नेशन है और उसने यूरोपियन पावर को हरा दिया है, और कितना बड़ा देश था रशिया।
तो इस तरीके के क्या हुआ, एक ब्रांच खोली गई रेस्टोरेशन सोसाइटी इन टोक्यो। टोक्यो जापान की कैपिटल है, तो जापान में वियतनामीज स्टूडेंट्स ने रेस्टोरेशन सोसाइटी खोली। मगर 1908 में जो जापान की मिलिट्री है उन्होंने काफ़ी मतलब अच्छा व्यवहार नहीं किया, तो इसलिए वहाँ पर ही इसको बंद कर दिया गया, वियतनाम की जो खोली गई थी रेस्टोरेशन सोसाइटी। फिर क्या है, फान बोई चाऊ को भी वहाँ से निकाल दिया गया और उसको एग्जाइल में रहना पड़ा। एग्जाइल में मतलब छुप छुपा के कहीं पे रहना पड़ा, चाइना और थाईलैंड में। फिर क्या होता है, डेवलपमेंट जो आगे हुई थी ये सारा का सारा इधर है। फिर चाइना में कुछ और भी डेवलपमेंट्स हुई, जैसे कि वियतनामीज नेशनलिस्ट, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा उनको लगा कि हाँ भाई हम भी अपने देश में रिवॉल्यूशन ला सकते हैं। तो वो क्या हुआ था 1911 में, बहुत समय से जो चली आ रही थी मोनार्की, राजा महाराजा का रूल चाइना में, उसको हटा दिया गया था पॉपुलर मूवमेंट के द्वारा। और पॉपुलर मूवमेंट की लीडर कौन थे, sun yat-sen। तो sun yat-sen की लीडरशिप में मोनार्की को हटा दिया गया था और चाइना में एक रिपब्लिक का सेटअप हुआ था। और इन्हीं डेवलपमेंट से इंस्पायर होकर के जो वियतनामीज़ जो वो थे एक्टिविस्ट, रिवॉल्यूशनरी एक्टिविस्ट, वो चाहने लगे कि भाई अब हम लोगों को भी रिपब्लिक चाहिए, हम लोगों को ये राजा महाराजा का रूल नहीं चाहिए और उन्हें भी एक डेमोक्रेटिक रिपब्लिक बनानी है। अब आगे देखते हैं, आगे है कम्युनिस्ट मूवमेंट। कितना ये वाला एक काम करते हैं, ये वाला जो पार्ट है इसका और इसके आगे वाला नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं। थैंक यू सो मच।